Assalamu alaikum. I'm Abda Shahid from Faisalabad. I'm clinical psychologist and speech therapist. पिछली वीडियो में हमने ग्रीफ मॉडल को डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में हम 6 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म टेक्निक है जो उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है जो कि क्राइसिस का शिकार होते हैं। सॉरी। अब जो लोग क्राइसिस का शिकार होते हैं उनको ये सर्विसेज हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनसे गुजर कर उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या मेथड है, क्या तरीक़ाकार है, इस चीज़ को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन का जो मॉडल है इसका फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। देखिए, जब भी क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करने वाले जो लोग होते हैं, जब स्पॉट पर पहुंचते हैं या उन लोगों से इनका इंटरेक्शन होता है जो कि क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो इनका सबसे पहला काम ये होता है कि ये पता लगाएं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब तक एक्चुअल प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा वो उसको किसी भी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उनका सबसे पहला काम होता है कि प्रॉब्लम के बारे में वो जानें कि प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है, क्यों है, किस वजह से है, या पीछे क्या सारी कहानी थी जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो इस लेवल तक क्राइसिस का शिकार हुआ है। सेकंड स्टेप इसका जो है वो इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी। अब देखिए, जब क्लाइंट क्राइसिस का शिकार होता है तो सम टाइम वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सम टाइम वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम जानने के बाद जो दूसरा स्टेप है सबसे अहम वो ये है कि हम क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करें कि कोई भी ऐसी चीज़ उसकी रेंज में, उसकी एक्सेस में ना हो जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके या वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। थर्ड स्टेप जो है वो प्रोवाइडिंग सपोर्ट है। अब हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको फिज़िकल सेफ्टी हमने प्रोवाइड कर दी। अब जो है वो हमने उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट प्रोवाइड करने से मुराद है कि जो एक पर्सन क्राइसिस का शिकार है, उसको हम ये रियलाइज़ करवाएँ कि हम यहाँ पर सिर्फ़ उसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। हम उसके साथ हैं, उसके खाने-पीने का ख़्याल रखें, उसके सोने का ख़्याल रखें, उससे इधर-उधर की बातें करें, जनरल चीज़ों के बारे में उससे डिस्कशन करें, उसकी हॉबीज़ के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसकी रूटीन के बारे में। इस तरह की बातचीत करने के बाद जो है वो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, अपने दिल की बात आपके साथ करेगा और आप एक्चुअल में उसके मसले तक पहुँच सकेंगे। फोर्थ स्टेप इसका जो है वो एग्ज़ामिन अल्टरनेटिव्स हैं। अब एग्ज़ामिन अल्टरनेटिव से मुराद के अब ऐसे कौन से तरीके हम इख्तियार करें कि क्लाइंट इस वक्त जिस सिचुएशन का शिकार है इससे हम इसको बाहर निकाल सकें। इसमें जेम्स ने 3 कैटेगरीज बयान की हुई हैं। पहली कैटेगरी जो सिचुएशनल सपोर्ट है। सिचुएशनल सपोर्ट में उसके जो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, लाइक उसकी फैमिली मेम्बर, उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, उनसे जो है उसको फौरी तौर पर क्या सपोर्ट दी जा सकती है, कोपिंग मैकेनिज़्म, ऐसे कौन से एक्शन प्लान किए जाएँ जिससे उसको कोपिंग स्किल्स उसमें डेवलप किए जाएँ ताकि वो अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ सके। और इसका जो थर्ड पॉइंट जेम्स ने बताया वो पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं। यानी हम क्लाइंट को थिंक बियॉन्ड द सर्कल के फार्मूले के तहत उसको उसके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करें कि वो नई चीज़ों के बारे में सोचे ताकि वो अपनी करंट सिचुएशन से बाहर आ सके। इसका जो फिफ्थ स्टेप है मेकिंग प्लान्स। 6 स्टेज मॉडल है ये। और फिफ्थ इसका जो स्टेज है वो है मेकिंग प्लान। अब हमारा सारा प्रोसेस हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली उसके प्रॉब्लम के बारे में, उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड कर दी, उसके साथ एक रैपो भी डेवलप हो गई और हमने जान भी लिया कि एक्चुअली उसका मसला क्या है। अब जो है वो क्लाइंट के साथ मिलकर हम प्लान करेंगे कि आखिर इस वक्त हम इसके साथ कौन सा ऐसा हम मेथड्स इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हम इसके साथ इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से इसको इस फेज़ से बाहर लाया जा सके। यानी हम एक टारगेट प्लान कर लेते हैं कि हमने अपने क्लाइंट के लिए इस लेवल तक वर्क करना है, इसको इस स्टेज से इस लेवल तक हमने बाहर लेकर आना है। और फिर उस अपने गोल को अचीव करने के लिए हम फिर प्लान करते हैं कि अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम कौन से तरीके इख्तियार करेंगे ताकि हम अपने इस गोल को अचीव कर सकें। इसका जो लास्ट स्टेज है ऑब्टेनिंग कमिटमेंट है। ऑब्टेनिंग कमिटमेंट में क्या होता है कि सारा प्रोसीजर हो गया। अब एंड में हम क्लाइंट के साथ फॉलो अप सेशन डिसाइड करते हैं
अभी फॉलोअप सेशंस जो हैं वो टेलीफोनिक भी हो सकते हैं, उसके होम विजिट्स भी हो सकते हैं। क्लाइंट को जो है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक पर भी इनवाइट किया जा सकता है। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो करते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो बेहतर अंदाज में अपने तमाम हालात से बाहर आ सके। क्राइसिस इंटरवेंशन के मॉडल को डिस्कस करने के बाद उस आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ मज़ीद क्लियर हो जाए, मैं केस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैरिन का केस है जो कि 17 साल की एक बच्ची है। उसकी मदर की कॉल आती है क्राइसिस इंटरवेंशन के सर्विस प्रोवाइडर को कि उसकी बेटी ने पिछले 24 घंटे से खुद को रूम में बंद किया हुआ है और वो मुसलसल रो रही है। 8 महीने पहले उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, स्लीपिंग पिल्स खा ली थी बहुत ज़्यादा तादाद में, उसका ब्रेकअप हुआ था। फिर 1 साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी और रिसेंटली उसका एक ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। उसने अपना जो फ़ेवरेट एल्बम था म्यूज़िक वो अपने कज़न को दे दिया है और कमरे में उसने बंद किया हुआ है और वो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही है। अब इन तमाम सिचुएशंस की वजह से जो क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उन्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्लाइंट जो है वो पहले एक दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो हो सकता है वो फिर इस तरह की कोशिश करे। तो ऐसे में उन्हें फ़ौरी तौर पर स्पॉट पे पहुँचकर उस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो काम होगा वो सुसाइड रिस्क असेसमेंट करना होगा कि ये असेस किया जाए कि जो क्लाइंट है उसका सुसाइड टेंडेंसी तो नहीं है उसमें। देखिए, जब कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहे होते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सुसाइड करने को प्लान कर रहे होते हैं तो वो खामोशी से मौत को गले लगा लेते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले लोगों से कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिससे लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि वो ऐसी कोई हरकत करने जा रहे हैं। लाइक वो अपनी जो फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं वो दूसरों को दे देते हैं या फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि वो अपने प्यारों के साथ कोई ऐसा उनका प्यारा जो कि इस दुनिया से जा चुका हो, उसके साथ वो जन्नत में रहना चाहते हैं। या फिर ऐसी भी समटाइम लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत से लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको मारना चाह रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो है वो हम ये असेस कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट मौजूद है। अब मेरीन के केस में हम देखेंगे कि मेरीन के केस में आया ऐसी कोई चीज़ थी, ऐसे कोई पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये असेस किया जा सके कि उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट जो था उसकी टेंडेंसी मौजूद थी। अब देखिए, सबसे पहले जो है कि उसने पिछले 24 घंटे से खुद को रूम में बंद किया हुआ था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने एक लंबे टाइम के लिए खुद को रूम में बंद किया था। उसका नेक्स्ट जो उसका एविडेंस था वो ये कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और रो रही थी और किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। इससे पहले 8 महीने पहले वो एक दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। फिर उसने अपनी जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो अपने एक कज़न को दे दी थी। उसके फ़ादर की 1 साल पहले डेथ हुई थी, उसका ब्रेकअप हो चुका था और वो किसी से बात नहीं करना चाह रही थी और उसने अपना आईपैड तोड़ दिया था। अभी वो तमाम देखिए ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनका भी हमने ज़िक्र किया कि जिन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज़ मौजूद होती हैं, वो इस किस्म के सिम्पटम्स शो करते हैं। तो अब इन सिम्पटम्स को जानने के बाद जो क्राइसिस इंटरवेंशन के सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो फ़ौरी उनकी पहली कोशिश होगी कि वो फ़ौरी तौर पर मेरीन के घर पर पहुँचे ताकि मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको सर्विस प्रोवाइड करें। अब इसमें सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे कि असेस लेथल इसका जो फर्स्ट पॉइंट है असेस लेथैलिटी, यानी वो इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि मैरीन जो है उसकी इस वक्त सिचुएशन कैसी है, यानी उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो किस तरह का है, किस हद तक वो खुद को ख़तरे में महसूस कर रही है, आया वो रिलैक्स है। इन तमाम चीज़ों को बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। इसमें मज़ीद ये देखा जाएगा कि इससे क्वेश्चन सारे डायरेक्ट मेरीन से तो नहीं किए जा सकते। जितने भी सवालात होंगे फ़ोन कॉल जो है वो मेरीन की मदर ने की थी, तो मेरीन की मदर से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। उससे इस बारे में पूछा जाएगा कि आया मेरीन को एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रही थी, पिछले कुछ दिनों में उसकी मेडिसिन में कोई चेंज आया
मेडिसिन इस वक्त उसकी रेंज में है या उससे दूर हैं। मज़ीद उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके कलीग्स हैं, उसकी मदर से कहा जाएगा कि वो उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि पिछले कुछ दिनों में मेरीन की कोई बातें, कोई ऐसी चीज़ें जो उसने शेयर की अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी कोई चीज़ हो जो रूटीन से हट कर हो और उन्हें वो अलग लगी हो। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रैपिड ट्रायल असेसमेंट है। रैपिड ट्रायल असेसमेंट में क्या होता है तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब और वो नुकसान इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, लाइक अगर उनके टेबल पे एक पेपर वेट पड़ा हुआ है, एक स्टेपलर पड़ा हुआ है या पंच मशीन पड़ी हुई है, कोई या उनका पेन बॉल पॉइंट उनके पास पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ उनके हाथ में आ जाएगी, उससे वो दूसरे को या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी टाइप के जो लोग होते हैं उनमें उनके असाब बहुत मजबूत होते हैं और वो किसी भी चीज़ का असर इतना नहीं लेते, वक्ती तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और 1 से 2 सेशन में उन्हें इस कैफियत से बाहर निकाला जा सकता है। तीसरी टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि सीवियर किस्म की कंडीशन का शिकार होते हैं। उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है वो हेल्प की ज़रूरत होती है और उनके साथ जो है किसी प्रोसीजर के साथ उन्हें उस क्राइसिस की फ़ेज़ से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये चेक करेंगे कि मेरीन जो है वो इन तीनों में से किस जगह पर लाई करती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो फर्दर स्टेजेस हैं उसके साथ अप्लाई की जाएंगी। सेकंड स्टेज जो है एस्टेब्लिश रेपो। देखिए, क्लाइंट के साथ जब तक रेपो डेवलप नहीं होगी तब तक हम क्लाइंट के साथ कुछ भी किसी भी सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करे। जब तक हमारा क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक हम उसके साथ मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हमारा क्लाइंट हम पर ट्रस्ट कैसे करे और क्यों करे? हम अपने क्लाइंट के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं, उसकी बातों को तवज्जो से सुनते हैं, ऐसे रवैया उसके साथ इख्तियार करते हैं कि जिसकी वजह से उसे हम पे ट्रस्ट हो। उससे हम उसके खाने-पीने का ख़्याल रखेंगे, हम उसकी बेसिक नीड्स का ख़्याल रखेंगे और उसके साथ इधर-उधर की गपशप लगाएँगे, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों से जो क्लाइंट है वो ये समझ जाएगा कि हमारा मकसद उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। इस वजह से उसकी हमारे साथ एक अच्छी रैपो डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो स्टेज है आइडेंटिफाई द मेन प्रॉब्लम। अभी देखिए हम फिर उसी जो हमारा 6 स्टेज मॉडल पढ़ा था वो इसमें हम यहाँ भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि रैपिड डेवलप करने के बाद एक जो उसका मेन प्रॉब्लम था कि मेरीन जो है वो इस स्टेज तक किस वजह से आई। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिससे मजबूर होकर मेरीन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, उसने रोना शुरू कर दिया, अपना आईपैड तोड़ दिया। मतलब ये सारी जो सिम्पटम्स उसमें आईं, उनके पीछे एक्चुअल में क्या वजह थी, वो तमाम वजूहात जानने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है डील विद फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट। अब वही बात जो हमने पहले की थी कि उसको जो है उसके साथ रेपो बिल्ड की जाती है और रेपो बिल्ड करने का जो बात होती है वो ये नहीं होती कि जी सेशन स्टार्ट हुआ या उसके साथ एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट पे रेपो डेवलप होगी एंड दैट्स इट। लेकिन रेपो डेवलप करने का जो एक प्रोसेस है ये स्टार्ट टू एंड तक चलता रहता है। अब उसमें क्या है कि यहाँ पर हमने उसकी जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, एम्पैथेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए हम उसके साथ बातचीत करेंगे और उसको ये एहसास दिलाएँगे कि हम उसके साथ हैं, हम यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मौजूद हैं, ना कि वो हमारी वजह से किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ का शिकार होगा। नेक्स्ट इसका 5 स्टेप जो है वो एक्सप्लोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब देखिए हमने उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था उसका पता लगा लिया, हमने उसके साथ रेपो बिल्ड कर ली, ठीक है। अब हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की यकीन दहानी करवा दी। अब हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूँढेंगे मेरीन के साथ मिलकर कि ऐसे हम कौन से तरीके अख्तियार करेंगे, ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से मेरीन को इस फेज़ से हम बाहर ला सकते हैं। उसके बाद हेल्प क्लाइंट एंड फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान। हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि हम अपना एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और उस ट्रीटमेंट प्लान को क्लाइंट के साथ मिलकर उसको फॉलो करेंगे। एंड स्टेप इसका जो है फॉलो फ़ोन कॉल्स है, पर्सनल अपॉइंटमेंट फॉर बूस्टर सेशंस और होम विजिट।
अब इस लास्ट स्टेज में क्लाइंट के साथ जो है हम नेक्स्ट फॉलोअप सेशंस डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट इसका फॉलोअप कब होगा, और आया हुआ फॉलोअप जो है वो फ़ोन कॉल पर होगा, होम विज़िट होगा, या क्लाइंट जो है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक पर आएगा। इन तमाम चीज़ों को डिसाइड किया जाता है और उस वक़्त तक क्लाइंट के साथ रहते हैं जब तक कि क्लाइंट अपने उस फ़ेज़ से बाहर नहीं आ जाता है। ये था क्राइसिस इंटरवेंशन की 6 स्टेज मॉडल, और मेरीन केस के हवाले से मैंने इसको मज़ीद आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छे से ये सारा जो है समझ आ गया होगा। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में अगर फ़र्स्ट क्लास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कोई ना कोई इस तरह का केस दिया हो सकता है। आपने उस केस को पढ़ना है, समझना है, और देन फिर जो ये 6 स्टेज मॉडल है इसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लाई कर रही है, और इस मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन हम उस केस में किस तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। आप लोगों का सपोर्ट मुझे इसी तरह से चाहिए है। काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।